जी नमस्कार मित्रों, आगे बढ़ने से पहले इस इकोनॉमी डाउट दरबार के एपिसोड में मैं आपको बताना चाहूँगा फरवरी के अंदर मेरा क्या कार्यक्रम है। 4 और 5 तारीख को मैं दिल्ली आ रहा हूँ। यूपीएससी की तैयारी कैसे करें, खासकर इकोनॉमी सब्जेक्ट के फोकस के साथ कुछ मैं बातें करने वाला हूँ। फ्री सेमिनार्स हैं, उसको अटेंड करने के लिए रजिस्ट्रेशन लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा जो लोग मेंस 2022 में क्वालिफाई हुए हैं और अभी इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए भी अनअकैडमी ने फ्री मॉक इंटरव्यू का आयोजन किया है, वो भी सब कार्यक्रम चल रहा है। लिंक्स आर इन द डिस्क्रिप्शन। तीसरा, 15 फरवरी से मैं इकोनॉमी के पूरे साल के अपडेट्स, लेटेस्ट बजट, इकोनॉमिक सर्वे, इन सब की तैयारी पावर पॉइंट हैंडआउट और लेक्चर के साथ हम कर सके, ऐसी फ्री सीरीज शुरू कर रहा हूँ जिसका नाम होगा Win23 सीरीज। इससे पहले भी 2020, 21 और 22 में मैं ऐसा कर चुका हूँ, आप मेरे प्रोफाइल पे जाके देख सकते हैं। उसके भी सब रजिस्ट्रेशन लिंक डिस्क्रिप्शन में है। फ्री अनलॉक कोड यूज़ करें munal.org। और आखिर में 16 तारीख से इकोनॉमी का फुल लेंथ कोर्स फॉर यूपीएससी प्रीलिम्स 2023, जिसमें थियरी, करंट, बजट, इकोनॉमिक सर्वे, सारी की सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। और वो वाली चीज़ हो रही है 16 तारीख से। डिस्काउंट कोड यूज़ करें munal.org। जी हाँ मित्रों, तो हम लोग देख रहे थे इकोनॉमी डाउट दरबार। पिछले वीडियो में हमने देखा नीर और रीर के बीच क्या अंतर था। अभी इस वाले वीडियो में 3 प्रश्न देख लेते हैं, क्योंकि वो छोटे से ही हैं। फॉर्मल और इनफॉर्मल वर्कर में क्या फ़र्क होता है, ईपीएफओ पीएफआरडीए में क्या फ़र्क, और अटल पेंशन वो किसके लिए है। सबसे पहला प्रश्न भाई अक्षय द्विवेदी ने, कि इनफॉर्मल और अनऑर्गेनाइज वर्कर सेम है या अलग चीज़ है। दूसरा, क्या अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करने वाले सभी मजदूर अनऑर्गेनाइज कहे जाएंगे, या फिर कि कागज़ होने पर क्या फ़र्क है। समझ लेते हैं। देखिए, फॉर्मल या इनफॉर्मल वर्कर का डिफरेंसिंग पॉइंट सिंपल सा है, आपके पास कागज़ है कि नहीं, मतलब डू यू हैव एन अपॉइंटमेंट लेटर और नॉट। अगर मुकेश अंबानी की कंपनी में कोई मैनेजर है ये भाई साहब, और वो कहे मेरे पास तो अपॉइंटमेंट लेटर है, तो मतलब वो हुआ फॉर्मल वर्कर। ऑन दी अदर हैंड, सपोज मुकेश अंबानी के घर पे ये काम वाली बाई है, तो वो काम करती है, उसको सैलरी मिलती है, लेकिन उसके पास कोई कागज़ नहीं है, कोई अपॉइंटमेंट लेटर नहीं है, तो हम कहेंगे वो है एक इनफॉर्मल वर्कर। तो फॉर्मल और इनफॉर्मल हमने देखा। अब आगे जो समझना है कि ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड समझते हैं। तो देखिए, ये जो माइंड मैप आपको दिख रहा है, सबसे पहले आप सिर्फ लेफ्ट हैंड पे फोकस करो। ये आदमी के पास अपॉइंटमेंट लेटर है कि नहीं, डू यू हैव अ रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट। तो अगर वो कहे हाँ मेरे पास है, जैसे इन्फोसिस में काम करने वाला कोई व्यक्ति, तो हम कहेंगे वो फॉर्मल वर्कर है। ये ईंट की भट्टी वाले के अंदर काम कर रहा है, ये भाई साहब के पास नहीं है, तो हम कहेंगे वो इनफॉर्मल वर्कर है। अब दूसरा प्रश्न, कि ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज सेक्टर वर्कर, तो मैं इसको कोलैप्स कर दूं। अभी हम इस तरफ देखो, ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज सेक्टर, संगठित और असंगठित क्षेत्र क्या है। तो यहाँ पर आप प्रश्न उसको पूछो जो भी वर्कर है, आर यू वर्किंग इन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, सरकारी संस्था में काम करते हो, और आर यू वर्किंग इन एनी ऑर्गेनाइजेशन जो कि फैक्ट्री एक्ट के अंदर उसका रजिस्ट्रेशन है, कंपनीज एक्ट में उसका रजिस्ट्रेशन है, ईपीएफओ या ईएसआईसी के अंदर उसका रजिस्ट्रेशन है, या राज्य सरकार के शॉप एस्टैब्लिशमेंट एक्ट में वो छोटी किराने की दुकान है, ऐसा उसका रजिस्ट्रेशन है। अगर आप ऐसी कोई संस्था में काम करते हैं जो कि यहाँ कोई ना कोई ऐसे कानून में रजिस्टर्ड है, तो फिर हम कहेंगे कि आप एक ऑर्गेनाइज सेक्टर के वर्कर है। जैसे और इन्फोसिस में काम करने वाला व्यक्ति वो कह सकता है हाँ मेरा तो इन्फोसिस कंपनी कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड है, तो हम कहेंगे यू आर अ ऑर्गेनाइज सेक्टर वर्कर। लेकिन ये ये जो ईंट की भट्टी में काम करने वाला व्यक्ति है, वो कहे मेरी तो ईंट की भट्टी तो ऐसे ही बनाई है, वो कोई उसका कहीं पर भी पंजीकरण नहीं है, ना कंपनी एक्ट में, ना फैक्ट्री एक्ट में, ना शॉप एस्टैब्लिशमेंट एक्ट में, ना ईपीएफओ में, ना ईएसआईसी में, तो फिर हम कहेंगे कि वो एक अनऑर्गेनाइज सेक्टर का वर्कर है। अब वापस आते हैं, भाई का प्रश्न था कि क्या अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करने वाले सभी लोग अनऑर्गेनाइज सेक्टर वर्कर हैं। तो हाँ, अनऑर्गेनाइज सेक्टर वर्कर हैं, हालांकि उसमें ये हो सकता है कुछ ऐसे लोग होंगे जिनके पास अपॉइंटमेंट लेटर हो सकता है। मान लीजिए जो ईंट की भट्टी है, जिसने कहीं खुद का किसी एक्ट में रजिस्ट्रेशन नहीं करा है, लेकिन उसका जो मालिक है उसने हिसाब किताब रखने के लिए एक आध अकाउंटेंट को रखा और उसको कागज़ पे लिख के दिया हो कि भाई तुम मेरे लिए अकाउंट लिखने का काम करोगे और ये तुम्हारी इतनी सैलरी होगी। तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर हो सकता है ऐसे कुछ लोग जिनके पास रिटर्न जॉब कॉन्ट्रैक्ट हो, तो फिर हम कहें वो फॉर्मल वर्कर है। ऐसा हो सकता है कुछ केस में, एक्सेप्शनल केस में। बाकी ये जो सब हैं वो अलग अलग पैमाने हैं।
फॉर्मल इनफॉर्मल डिपेंड करता है, रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट है कि नहीं, ऑर्गेनाइज अनऑर्गेनाइज डिपेंड करता है ये आपकी जो संस्था है किसी एक्ट में रजिस्टर्ड है कि नहीं। ये हो सकता है कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर भी कोई फॉर्मल वर्कर हो सकता है, अगर उसका जो ईंट की भट्ठी का मालिक है या जो भी ऐसा ढाबा चलाता है, छोटा सा रेस्टोरेंट चलाता है, जिसने कहीं पर रजिस्टर नहीं करा है कोई कानून में, लेकिन फिर भी उसने रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट दिया हो कि तुम मेरा अकाउंटेंट है, तुम हिसाब लिखना, तो फॉर्मल वर्कर हो सकता है। सिमिलरली ऑर्गेनाइज सेक्टर में कोई इनफॉर्मल वर्कर भी हो सकता है। मान लीजिए इन्फोसिस के बगीचे का घास काटने वाला कोई आदमी है, तो हो सकता है कंपनी ने उसके साथ कोई रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट ना किया हो, तो उस केस में ये हो सकता है कि वो जो व्यक्ति है वो काम करता है ऑर्गेनाइज सेक्टर में, लेकिन वो है इनफॉर्मल वर्कर, क्योंकि इन्फोसिस ने उसके साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया है। तो ऐसा भी सीन बन सकता है कि देयर कुड बी अ वर्कर हु इज ऑर्गेनाइज सेक्टर वर्कर एंड ऑल्सो इनफॉर्मल वर्कर। तो ये एक बात हुई। अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद ईपीएफओ वर्सेस पीएफआरडी। भाई हिमांशु का प्रश्न है ईपीएफओ एंड ईपीएफआरडी, तो सिंपल है भाई। ईपीएफओ के एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, वो क्या करती है, मजदूरों की सैलरी का कुछ पैसा कटता है, उन फैक्ट्री मालिकों ने अपने पॉकेट से कुछ पैसा देना होता है, और फिर वो सारा पैसा ईपीएफओ के पास जाता है, और ईपीएफओ उस हिसाब से उस मजदूर के लिए तीन योजना चलाता है। एक तो प्रोविडेंट फंड, मतलब वो लॉन्ग टर्म फिक्स डिपॉजिट जैसी चीज़ होगी कि उसको कुछ साल बाद प्रिंसिपल इंटरेस्ट मोटी रकम मिलेगी। फिर डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस की, अगर वो मर जाए तो उसकी फैमिली को पैसा मिले। एंड लास्टली पेंशन, मतलब वो रिटायर हो जाए मान ली 58-60 एज पर, तो फिर उसको हर महीने थोड़ा थोड़ा पेंशन मिलता रहे। तो ये हुआ ईपीएफओ संस्था। ऑफकोर्स वो मैंने बताया उससे ज़्यादा चीज़ और भी गहराई से हमने पढ़ी थी। जस्ट अ मिनट। फुल लेंथ लेक्चर सीरीज में हमने डिटेल में पढ़ा था कि ईपीएफओ कैसे काम करता है, और मजदूर की सैलरी का 12% करता है, मालिक अपने पॉकेट से 12% देता है, और फिर वो सारी रकम के अंदर से कुछ पैसा प्रोविडेंट फंड में जाएगा, कुछ पेंशन फंड में जाएगा, फिर वो सब कंपनियों के शेयर बॉन्ड में, सरकार के गवर्नमेंट सिक्योरिटी में इन्वेस्ट होगा वगैरह। सो दैट इज़ ईपीएफओ। अब उसके बाद आपका दूसरा प्रश्न पीएफआरडीए क्या है, तो वो पेंशन सेक्टर का रेगुलेटर है। जैसे बैंकिंग सेक्टर का रेगुलेटर है आरबीआई, शेयर मार्केट का रेगुलेटर है सेबी, इंश्योरेंस का रेगुलेटर है आईआरडीएआई, तो पेंशन सेक्टर का रेगुलेटर है पीएफआरडी। हालांकि पीएफआरडीए के ऊपर कुछ पाबंदियां हैं कि ये ईपीएफओ को रेगुलेट नहीं करता, क्योंकि ईपीएफओ का अलग कानून है, उसकी अपनी ट्रस्टी काउंसिल वगैरह चीज़ अलग है, तो ईपीएफओ उससे बाहर है। बाकी जो ऐसे ही कुछ कोल माइनर, आसाम टी प्लांटेशन वर्कर के भी ईपीएफओ टाइप के सिस्टम्स हैं, वो भी पीएफआरडीए के दायरे से बाहर है। बाकी जितने पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर के पेंशन फंड होंगे, उन सबको, जैसे एचडीएफसी का पेंशन फंड, आईसीआईसीआई का पेंशन फंड, वो सबको रेगुलेट करने का काम किसके पास है, पीएफआरडी। सो दैट इज ईपीएफओ वर्सेस पीएफआरडी। तीसरा प्रश्न था अटल पेंशन के बारे में। आदित्य ने पूछा कि अटल पेंशन क्या ये मात्र लोअर मिडिल क्लास और गरीब लोगों के लिए है, या ऊपर वाले लोग भी उसमें हिस्सा ले सकते हैं। देखिए, जो अटल पेंशन योजना है, भारत का कोई भी नागरिक 18 to 40 एज ग्रुप में है वो अप्लाई कर सकता है। उसने हर महीने अपने पॉकेट से 42 रुपीज़ से लेके 200 रुपीज़ कंट्रीब्यूट करने होंगे, जब तक वो 60 साल का नहीं हो जाता। फिर उसका पेंशन शुरू होगा, हर महीने उसको 1,000 से लेके 5,000 का पेंशन मिले। प्रश्न 1,000 मिलेगा कि 5,000, वो डिपेंड करता है उसने पैसा कितना कंट्रीब्यूट किया, 40 किया, 210 किया वगैरह। तो ये है अटल पेंशन योजना। अटल पेंशन योजना, तो आप देखिए कोई भी सिटीजन, वो गरीब आदमी भी ले सकता है, अदानी अंबानी भी ले सकता है, लेकिन आप समझो कि जब पेंशन मिलेगा मैक्सिमम 5,000, तो अदानी अंबानी अपना पैसा इसमें तो इन्वेस्ट करेंगे नहीं, वो किसी और बड़ी सी एचडीएफसी या आईसीआईसीआई की पेंशन स्कीम में पैसा डालेंगे, जहाँ पर मोटी रकम उनको मिलने की आशा हो। आपको उसका प्रीमियम भी बड़ा होगा कि हर महीने लाख रुपए डिपॉजिट करो और फिर आपको पेंशन मिलेगा 15 लाख या कुछ, तो वो अलग है। उनको मनाही नहीं है, दे आर नॉट प्रोहिबिटेड फ्रॉम पार्टिसिपेटिंग इन दिस, पर आप समझो ये जो इसका रेंज है 1,000 से 5,000 का मंथली पेंशन, तो मोस्टली लोअर मिडिल क्लास लोग ही उसमें आएंगे, क्योंकि उनके पास सब्सक्रिप्शन का फी देने के लिए भी रकम कम ही होगी। अब ये वाली चीज़ वो चर्चा में, मतलब आपके दिमाग में क्यों आई होगी कि वहाँ पर एमसीक्यू यूपीएससी ने इस टाइप का पूछा था। ये जो अटल पेंशन योजना हमने देखी थी, उसमें यूपीएससी ने एमसीक्यू 2016 में जो पूछा था कि
इट इज़ अ मिनिमम गारंटीड पेंशन स्कीम, वो तो बराबर है 1,000 से 5,000। मेनली टारगेटेड एट अनऑर्गेनाइज सेक्टर वर्कर, हाँ तो वो भी बराबर है, क्योंकि आप समझो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम है वही तो 42 से 200 रेंज के चीज़ में वो ढूंढ रहे हो, अदानी अंबानी तो उसको ढूंढ नहीं रहा होगा। सो दिस स्टेटमेंट इज देयर फॉर करेक्ट। अनऑर्गेनाइज सेक्टर वर्कर क्या, इससे पहले वाले भाई ने जो प्रश्न पूछा मैंने वहाँ पर आपको बताया। सो दैट इज द आंसर टू इट। तो यहाँ पर हम लोगों ने तीन प्रश्न देखे, फॉर्मल इनफॉर्मल, ईपीएफओ पीएफआरडी और अटल पेंशन। इसके बाद नेक्स्ट जो मैं वीडियो बनाऊँ उसके अंदर ये जीडीपी डिफ्लेटर और पब्लिक अकाउंट का पैसा किधर जाता है उसके बारे में समझते हैं। हालांकि उससे पहले जो भी लोग नए जुड़ रहे हैं अनअकैडमी के साथ, मैंने आपको बताया 26 जनवरी का ये जो पूरा वीक है अनअकैडमी का डिस्काउंट ऑफर चल रहा है, 20% ऑफ यूजिंग द कूपन कोड munal.org। और इसके अंदर आपको ये सब प्लस क्लासेस, मेंटरशिप, प्रिंटेड नोट्स और ये सब एक्सेस मिले अगर आप आइकॉनिक एड ऑन लेते हैं। सो टेक बेनिफिट ऑफ दैट, लेट्स क्रैक इट।